हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर आज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर कवर करेंगे। मॉडल पेपर आपका जो आगे आने वाली वैकेंसी है 51,000 प्लस की, उसके लिए है, यानी कि सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला। और यहाँ पर क्वेश्चन का कलेक्शन सेम वैसे होगा जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी, रीजनिंग, जीएस, इसमें साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, बाल विकास देखेंगे, साथ साथ में करंट अफेयर का क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके देखेंगे, शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहेगा। बहुत ही मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप थोड़ा सा भी चाहते हैं कि हमें मोटिवेशन मिले, हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिले और आगे के कंटेंट कंटिन्यू हो, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फटाफट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी क्वेश्चन की जो रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में करनी है, जिससे कि मुझे पता चल सके आप लोग सच में पढ़ते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चन की रिप्लाई होनी है। और जब भी आप रिप्लाई करेंगे, इससे ये हो जाता है कि आपकी मेमोरी में चीज़ें फीड हो जाती है। तो दोनों चीज़ के लिए आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एनर्जी के साथ पूरी रिप्लाई करना है, बने रहिए। क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? आपको चिड़िया शब्द का बहुवचन बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, चिड़िया। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प आप सभी के सामने ए, बी, सी और डी, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे। तो अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, अनधन अंत होगा। इसमें कौन सी संधि होगी? अगर आपसे संधि पूछा जाए, संधि कौन सी है, तो यहाँ पर संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि होगी, क्योंकि इसमें व्यंजन ना, ये ना है, इसके पश्चात स्वर आ आया है। तो व्यंजन ना और स्वर आ के बीच संधि होने पर अनंत शब्द बन जाता है। किसी व्यंजन के साथ अन्य व्यंजन अथवा स्वर के संयोग से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, दुष्प्रकृति। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प आप सभी के सामने चार है, ए, बी, सी और डी। आराम से देख करके, सोच समझ करके रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन बी सही होता है, दुहधन प्रकृति। ठीक है, इसमें संधि कौन सी है? दुष्प्रकृति में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ, यहां पर ये विसर्ग है, जब भी विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि होगा। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार होता है, स्वर अथवा व्यंजन हो इधर, तो मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग संधि कहलाता है। यदि विसर्ग के बाद च, छ या श हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। तो दुष्प्रकृति में विसर्ग संधि है और इसका जो संधि विच्छेद है, ये होगा दुहधन प्रकृति। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीलगाय में कौन सा समास है? आपको बताना है। नीलगाय में समास पूछा जा रहा है। यहाँ पर नीलगाय में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे अभी चरण कमल, ठीक है, चरण कमल हो गया, कमल नयन हो गया, चंद्रमुख हो गया, नीलकंठ हो गया, महादेव, महापुरुष, ये सभी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व या कर्मधारय। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, द्विगु समास। द्विगु समास में एक आप ये समझ सकते हैं कि जिसमें संख्या का बोध होता हो। त्रिभुज हुआ, चौराहा हुआ, ये हुआ त्रिलोक हुआ। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, देखिए पूरा ये समस्त पद है ना, उसका जो कहा जाता है कि जिसका मतलब आप कह सकते हैं कि संख्यावाचक, संख्या का बोध करवा रहा हो, वो द्विगु समास होता है। इसमें समूह या प्रत्याहार का बोध होता है, जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिभुज, त्रिलोक, चौराहा, ये सभी। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पराजय। पराजय शब्द कैसे बना है? जय शब्द के पूर्व परा उपसर्ग जोड़ने पर बना है। इसी प्रकार से इसके कुछ और शब्द हैं। पराक्रम है, पराभव है, परामर्श है, पराभूत है, ये सभी है। ठीक है, लालिमा, कारीगर, दशक, ये सभी उपसर्ग रहित शब्द हैं। अगला है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता, पराजय। पराजय शब्द देखिए, जय मूल शब्द है, इसके पूर्व परा उपसर्ग लगा हुआ है, तो परा उपसर्ग लग करके ये क्या बना लेता है? पराजय। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही होता है, जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग। और परा उपसर्ग से बनने वाले जो और शब्द हैं वो हैं पराक्रम है, पराभव है, परामर्श है, पराभूत है। और ये लालिमा, दशक, कारीगर, इन सभी में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे तो लगभग जो उच्चारण है एक ही रहता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बा लगा हुआ है तो दोनों पहली बात कैंसिल हो जाता है। तो आशीर्वाद हमें पढ़ना है, लेकिन ये लिखा है आशीर्वाद, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता, आशीर्वाद। आशीर्वाद ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, या मेरी प्राण निकल गई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, मेरे प्राण निकल गए। ये वाक्य रचना की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। कैसे शुद्ध है और बाकी सभी अशुद्ध हैं? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि प्राण शब्द का प्रयोग सदैव किस में होता है? बहुवचन में होता है, बहुवचन में होता है। तो मेरे प्राण निकल गए, ठीक है, तो ये बहुवचन में प्रयोग होना ऑप्शन, इसी वजह से ये सही हो जाता है ए, मेरे प्राण निकल गए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? पूछा जा रहा है इसमें से कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अनल, मारुत, पवन। वेरी गुड, ऑप्शन बी सही हो जाता है, हवा का पर्यायवाची पूछा जा रहा कि नहीं है। अनिल, मारुत, पवन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? वेरी गुड, अनिल हुआ, मारुत हुआ, पवन हुआ, और आपको बता दें वायु, समीर, बयार, वात, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अनल आग, पावक, और आपको बता दें हुताशन पूछा जाता है, हुताशन, और दव, ज्वाला, और एक पूछा जाता है वैश्वानर, वैश्वानर, दहन, कृषाणु, ठीक है, रोहिताश्व,
ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। वायु के मैंने आपको बता दिए। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, अनल, क्योंकि ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये अग्नि के, तो अनल उसमें आ गया था। और ये सभी पवन, अनिल, मारुत, ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा जा रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद, सरसिज, शतदल, अमीय। वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अमीय शब्द अमृत का पर्यायवाची है। अब ये नहीं कि आप सोचिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, हम रिप्लाई कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो शतदल का मतलब पूछ लिया जाएगा, शतदल किसे कहते हैं, सरसिज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तर आपका हो जाएगा अमीय, यही नहीं है। अमीय शब्द अमृत का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द अरविंद, सरसिज, शतदल, नीरज, पंकज, तोयज, ये सभी हैं। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन होता है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। अनभिज्ञ शब्द का आपको विलोम बताना है और विकल्प आप सभी के सामने है। तो चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम होता है वो अभिज्ञ है। और अज्ञ का विलोम क्या होता है ये भी पूछा जाता है। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समष्टि का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है। समष्टि, समष्टि का विलोम विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि। ऑप्शन बी, समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, जबकि विशिष्ट का क्या होगा, साधारण होगा। क्या होगा, साधारण होगा। अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्टि का पुष्टि। ठीक है, तो सभी का विलोम मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संशोधन में उपसर्ग आपको बताना है। संशोधन में उपसर्ग कौन सा है, सन, सम या कौन सा विकल्प सही होता है। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सम उपसर्ग है। संशोधन में सम उपसर्ग है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपको बता दें, जो शब्दांश शब्दों की आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संस्कार हुआ, संस्कार, संहार, संगम, एग्जाम्पल भी और आपको बता दिया मैंने। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके लिए, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पूछा जा रहा है आपसे, तोता डाली पर बैठा है। करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण या अपादान। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अधिकरण है। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जब किसी का आधार प्रकट करना हो तो वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, में, पर होता है। करण कारक से, के, द्वारा। ठीक है, संबंध प्रकट करने के लिए क्या होता है, संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री ये सभी होता है। और अपादान यानी से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है से कारक। ठीक है, तो सभी मैंने आपको बता दिया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है आपको। स्त्रीलिंग कौन सा है, धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात हो तो उसको शब्दों में मतलब वाक्यों में प्रयोग करके उस शब्द को आप लोग समझ सकते हैं। वाक्य में जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से अगला क्वेश्चन ता है कि ती है, या मतलब जो सेंटेंस होता है किस में जाकर के गिरता है,
पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में? पुल्लिंग में गिरेगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, संध्या है। संध्या शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है और सभी जैसे धुआं है, भत्ता है, धावा है, ये सभी पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द कौन सा है? जो पहले कभी ना हुआ हो। चलिए, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए अगर हमें एक शब्द बताना हो तो अभूतपूर्व हो। अच्छा, अभूतपूर्व और अद्वितीय, अद्वितीय किसे कहेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जिसमें जानने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, जिसमें जानने की इच्छा हो। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, जिज्ञासु कहते हैं। अच्छा, जितेंद्रिय भी जान लेते किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो जितेंद्रिय है। जलचर किसे कहते हैं? जो जल में निवास करता है। अज्ञेय, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके। और जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और अज्ञेय, जिसे जीता ना जा सके। ठीक, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, और आप लोग बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है। आगे भी हम और सब्जेक्ट यहां पर कवर करेंगे। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, ये तो अब गाने में सुनते होंगे, तो इसका अर्थ क्या है? घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इस कहावत जो कि लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे पल नुकसान हो रहा है, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, मतलब घड़ी घड़ी में आपका मूड बदल रहा है, तो जरा सी बात पे आप कभी खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चैन की वंशी बजाना। चैन की वंशी बजाना, इसका मतलब क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी सही हो जाता है हमारा। चैन की वंशी बजाना मुहावरे का मतलब होता है मौज करना। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड है, तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए, हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा, ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काव्य भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णन या जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होता है? हिंदी में आत्मकथा लिखने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति, ऑप्शन ए सही हो जाता है, श्याम सुंदर दास जी थे। इन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी, मेरी आत्म कहानी, ये इनकी आत्मकथा थी, मेरी आत्म कहानी। तो कहने का मतलब सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखा श्याम सुंदर दास ने, और ये आत्मकथा मेरी आत्म कहानी के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्षत्रिय वाला जो छ है, ये वर्ड किसके योग से बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं हर क्वेश्चन पर, जिससे कि आप लोग ऑप्शन को चूज सके और रिप्लाई कर सके। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, क और षष्ठी सा दोनों को मिला करके ये क्षत्रिय वाला छ बनता है। ठीक है।
और यह एक संयुक्त व्यंजक है। क्या है? ये संयुक्त व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा, यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ज्ञ किससे मिलकर के बना होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से। च और छ, ये वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है या कंठ है? तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए फटाफट से, जिससे कि हम जल्दी से क्वेश्चन को कवर कर सके और ये भी पता चल सके हमें ना कि आप में एनर्जी लेवल कितना ज्यादा है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, च, छ, ज, झ, इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुगुप्सा, ऑप्शन सी सही हो जाता है, बीभत्स रस। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। जब किसी दृश्य को देखकर या याद करके मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव की मतलब घृणा का भाव आ जाता है तो वहां पर बीभत्स रस होता है। ठीक है, तो यहां पर बीभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठियो काग खाग दो आंख निकारत, खींचत जीभ स्यार अति है आनंद उर्धारत, गीध जांधी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत। तो मतलब एक घृणा का भाव आ रहा ना कि ये मांस यहाँ से ऐसे वैसे ये सब काट के खाया जा रहा है यहाँ से, तो ये एक घृणा का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर बीभत्स रस इसका स्थायी भाव हो जाएगा और जुगुप्सा मतलब यहाँ पर ये हो जाता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो बीभत्स रस इसका स्थायी भाव है। ठीक है, जुगुप्सा आ जाती है, घृणा आ जाती है, तो वहां पर बीभत्स रस। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऑप्शन कौन सा सही होता है? करुण, रौद्र, संयोग श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार रस? ऑप्शन डी सही हो जाता है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें। ये जो पंक्तियां हैं वियोग श्रृंगार रस इसमें है। इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला हमारा है, पथभ्रष्ट समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट समास, ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही होता है, तत्पुरुष। देखिए, जिस समास में जो उत्तर पद होता है ना, उत्तर पद प्रधान हो और दोनों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। नाम के आधार पर तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? लगभग 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। और यहां पर आपको बता देते, पथभ्रष्ट है ना, तो यानी कि पथ से भ्रष्ट, तो यहां पर पथ से भ्रष्ट, यहां पर आप देखिए अपादान कारक है, अपादान कारक है, तो यहां पर अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष होगा। ऑप्शन आपका सी से हो जाता है। देखिए, विभक्ति का लोप हुआ रहता है, कारक चिन्ह जो होता है कारक चिन्ह जो होता है वो लोप हुआ रहता है, पथ से भ्रष्ट से लगा हुआ है, और इस तरीके से अगर हम इसे कैटेगराइज करेंगे तो अपादान तत्पुरुष है, अथवा हम कह सकते हैं कि पंचमी तत्पुरुष है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसान सा है, इंपॉर्टेंट लेकिन। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी, सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर या कबीरदास? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी ये महाकाव्य लिखा गया किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और इनके कुछ और काव्य हैं जो पूछा जाता है, चित्राधार, कानन, कानन,
कुसुम एक ही है, ठीक है। कानन, कानन कुसुम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर झरना है, खूब पूछा जाता है झरना, आंसू और लहर है, एक और है प्रेम पथिक है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, मानवीकरण है। देखिए जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव यानी कि निर्जीव वस्तु का वर्णन मानव की तरह किया जा रहा है, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे, तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि यह निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, मानवीकरण है। अगला है, ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। इसमें अलंकार बताइए। ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें अलंकार आपको बताना है। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको पहचान देखिए बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे ज्यों, जिस वाक्य में जनु, आपको मैंने बताया है जनु जानो मनु मानो मनहु मनहु ज्यों, ये आदिवाचक शब्द आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक है। और आपको हम और यहां पर ट्रिक बता देते हैं, उपमा अलंकार कब होता है, जब सा सी से सरिस समान आदिवाचक शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। जिस वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये। और फिर जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवीर बाल पतंग। ये सारे जो हमने बताया एग्जाम्पल ये खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने वाला, जो देखिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, चिपके हुए अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, कुछ संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर कौन सा होगा। यानी कि आपसे संयुक्त वाक्य पूछा जा रहा है, ठीक है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, वह पंडित है किंतु हठी है। इसका संयुक्त वाक्य, वह पंडित है किंतु हठी है। दो सरल एवं स्वतंत्र वाक्य जब योजक यानी कि और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, तो, अन्यथा, फिर भी आदि के द्वारा जोड़ दिए जाए तो इस तरह का बना वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, वह पंडित है किंतु हठी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रत्यय के लिए मच्छरदानी, मच्छरदानी में आपको विकल्प चुनना है अनीय, अन, या, दानी। कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन डी दानी होगा। वह अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मच्छरदानी में मच्छर प्लस दानी, ये हो गया मच्छरदानी। ऐसे श्रृंगार, श्रृंगार प्लस दानी, ये हो जाता है श्रृंगार दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
चलिए साथ ही साथ में ये भी तैयार करिए, इसकी संधि भी बतानी है आपको कि इसमें संधि कौन सी है। सत्याग्रह का सही विग्रह है सत्य धन आग्रह, ऑप्शन डी सही हो जाता है, सत्य धन आग्रह। ठीक है, यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दो वर्ड आ देखिए, सत्य आ और प्लस आ, तो आ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं, दीर्घ आ बना ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम नेक्स्ट। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या संकर। ऑप्शन ए है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे तिलक हुआ, अग्नि हुआ, सूर्य हुआ, माता हुआ, पिता हुआ, ये सब। तिलक का तद्भव आपको बताना, तिलक का तद्भव आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान सा है तिलक का तद्भव। नेक्स्ट, फूल का तत्सम क्या है, फूल का तत्सम आपको बताना है पुष्प, पुष्प, प्रसून, सुमन। फूल का तत्सम विकल्प आपका बी सही हो जाता है, पुष्प है। अच्छा, ये पुष्प, प्रसून, सुमन ये सभी हैं तो फूल से ही रिलेटेड, लेकिन है क्या, ये फूल के पर्यायवाची हैं, ये फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरना है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का यहाँ पर देखिए प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन स्वयं में बड़ा काम है, तो क्या भरा जाएगा चारों में से। ऑप्शन सी आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, ऑप्शन सी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, अनिश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है वाक्य में जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ और कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य है ये। जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, एक इच्छावाचक वाक्य, हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी है वह उर्वशी समान। इस दोहे में अलंकार आपको बताना, अलंकार कौन सा है। यमक है, अनुप्रास, श्लेष या वक्रोक्ति। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, यमक अलंकार। क्योंकि देखिए उर्वशी शब्द 3 बार आया है, उर्वशी ये शब्द, ये जो शब्द है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और तीनों के जो मतलब है यहां पर देखिए, प्रथम उर्वशी का मतलब है ये अप्सरा, प्रथम उर्वशी का मतलब है अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी। द्वितीय उर्वशी का मतलब है हृदय में बसी, तो मोहन की उर्वशी हृदय में बसी, हृदय में बसी, ठीक है। और तृतीय उर्वशी का मतलब है उर्वशी समान, माला, कंठहार, कंठहार है ये है। तो कहने का मतलब 3 बार, ये जहां अलग अलग शब्द, एक ही शब्द जब कई बार आए और उसके
अर्थ जो है भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर हो गया? तो तीनों के मतलब अलग है तो यहाँ पर जो अलंकार होगा हमारा यमक होगा। बहुत बढ़िया, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद आपको बताना है। दोहा है, सोरठा, बरवे है, ये रोला है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ये सोरठा है। इससे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, किसकी रचना है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर छंद ना पूछ करके पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है, किसकी रचना है। ये यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये जो पंक्ति है ये संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, और ये पंक्तियां सोरठा छंद से, मतलब इसमें सोरठा छंद है। सोरठा छंद ये आप जानिए दोहा का विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी? चलिए यहां पर हम आपको डिटेल में बता देते हैं। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी मात्रिक छंद है, यानी कि विकल्प आपका डी सही हो जाता है। ये व्यवस्था जिसके कारण काव्य में लयात्मकता आती है, लय आता है, वो छंद कहलाती है। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णिक, दूसरा होता है मात्रिक। तो मात्रिक छंद मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धसम। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, पहले एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आते हैं तो दोहा इसमें कुल 4 चरण होते हैं। तो प्रथम और तृतीय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 13 और द्वितीय और चतुर्थ में होती हैं 11। और सोरठा जो होता है जस्ट दोहे का उल्टा होता है, ये भी जान लीजिएगा। यानी कि पहले और तीसरे में इसमें 11 और दूसरे और चौथे में 13। रोला की बात करते हैं। रोला ये सम मात्रिक छंद होता है। प्रत्येक विषम चरण में, यानी कि प्रत्येक विषम 1 और 3 में 11, और सम चरणों में 2 और 4 में जो सम चरण होते हैं इस तरीके से, उसमें 13 मात्राएं होंगी। चौपाई की अगर हम बात करते हैं तो चौपाई ये सम मात्रिक होता है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। कुंडलियों की बात करते हैं तो 2 दोहों के बीच एक रोला मिलाकर कुंडलियां बनती हैं। कुंडलियों की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसी से उसका समापन भी होता है। ये कुंडलियां हैं, और आपको मैंने डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, तो आप उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल है, सामाजिक संपत्ति होती है, परिवर्तनशील होती है, लेकिन ये पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है, ऑप्शन बी आपका गलत है। भाषा जो होती है भावों और विचारों के कम्युनिकेट का माध्यम होती है। प्रत्येक भाषा में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे एक सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा परिवर्तनशील है, उसका स्वरूप जो होता है सदैव एक सा नहीं होता है। भाषा परंपरागत होती है, और भाषा का मतलब ये भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सार्वजनिक संपत्ति होती है, और भाव संप्रेषण का सर्वोच्च साधन होती है। ठीक है, भाषा की जो प्रवृत्ति होती है कठिन से सरल की ओर होती है, और प्रत्येक भाषा की जो भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं भी होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं सभी भाषा की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? देखिए, बिहारी हैं, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग टिक कर सकते हैं। सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रह करके काव्य की रचना करने वाले कवि थे, और ये रीतकाल के कवि थे। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई,
और इसी से इन्हें इतनी ख्याति प्राप्त हुई है कि जब से हम छोटे से कोई भी एग्जाम देने जाते थे तो मुझे मैक्सिमम ये क्वेश्चन जरूर मिल जाता था, बिहारी सतसई किसकी रचना है। और आपको बता दें ये मुक्तक काव्य है बिहारी सतसई, और इसमें 719 दोहे पूरे संकलित हैं। और बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। अगर आपसे पूछा जाए बिहारी सतसई क्या है तो ये मुक्तक काव्य है ये। और आपको बता दें ये विधा हमने बता दी है काव्य है, और इसमें दोहे 719 संकलित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो बिहारी सतसई के बारे में कभी कभी अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये उत्तर आपका होगा श्रृंगार रस, कि इसमें किस रस से संबंधित दोहे हैं, तो श्रृंगार रस के हैं। तो कहने का मतलब ये श्रृंगार रस से संबंधित किताब है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग की तरफ। ठीक है, रीजनिंग की तरफ आते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें ध्यान से आपको पढ़ना है क्वेश्चन और उसके बाद रिप्लाई करना है। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही बढ़िया आप लोग रिप्लाई भी कर पाएंगे। क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, कि बाईं ओर पद और दाईं ओर एक पद एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया। आपको ज्ञात करना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है कि दाईं ओर पद से वही संबंध है जो बाईं ओर के दोनों पदों से हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि ये हो गया 16 26, तो 36 16 26 हो गया 36, तो यहाँ पर अब क्या आएगा? वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता 50। कैसे आया? अगर मेरी तरह आप भी दिमाग लगा रहे तो यही वाला एक इसमें लॉजिक समझ में आएगा। 4 गुणे 4 धन 0 बराबर कितना हो गया? 16। अब हम एक आगे बढ़ेंगे, 5 गुणे 5 धन 1, 5 5 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 से कितना आ गया? 26 आ गया। तो यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे? 6 गुणे 6 गुणे 0, 6 6 में 36 हो गया। फिर यहाँ पर 7 गुणे 7 धन 1 कर देंगे, 7 7 7 7 49 हो गया, 1 50। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर आगे आएगा 50। जो सीरीज थी उसमें जो लॉजिक है ये था। नेक्स्ट है, जिस प्रकार 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 किससे संबंधित है? 8 128 से कैसे संबंधित है? यानी कि 8 में आपने क्या किया जो 128 आ गया? बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं कौन सा संबंध है इसमें। 8 का वर्ग करिए, गुणे 2 करिए। 8 का वर्ग 8 8 64, 64 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 छक 12, 128 हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे भी हम देखते हैं उसी तरह 6 किससे संबंधित है। अब 6 का हम स्क्वायर करके गुणे 2 कर देते हैं। 6 6 36 गुणे 2 कितना हो गया? 72। तो विकल्प में आप देखिए 72 है कि नहीं है? वेरी गुड, ऑप्शन बी सही हो जाता है, 72 है भी। तो पहले संबंध देखना पड़ेगा कि 128 आया कैसे, दिमाग को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या को ज्ञात करें। एक सीरीज से ये चल रहा है, जो नंबर लिखा है ना ऐसे मनगढ़ंत नहीं लिखा, कुछ ना कुछ तो है इसमें, और एक ऐसा शब्द आ गया जो इस पूरे लॉजिक को बिगाड़ रहा है। 4 9 21 देखिए, हम लिख लेते, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए अलग से लिखते, 4 9 21 49 101। तो ये देखेंगे 9 कैसे आया? 4 गुणे 2 धन 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे 21 कैसे आया। तो जितनी संख्या ये लिखी रहे, 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 9 2 18 3, ठीक है, 21 हो गया। देखिए 9 गुणे 2 धन 3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो देखिए 49, अब हम 21 में क्या करेंगे? 21 गुणे 2, यही होगा 21 गुणे 2। अब 1 हुआ 3 हुआ, 2 2 बढ़ रहा, तो यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 21 गुणे 2 कितना हुआ? 2 1 2 2 दूनी 4, और इसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 47 आना चाहिए ना, 47 आना चाहिए। तो ये यहाँ पर गलत है कि नहीं? गलत है, 47 होना चाहिए, यानी कि ये हमारा नंबर ये गलत है। ऑप्शन बी गलत है कि नहीं? गलत है।
बात समझ में आ रही है? जो श्रृंखला है उसका क्रम है, आप जितनी भी संख्या उसमें 2 का गुणा करके और 1, 3, 5 यानी कि विषम संख्याएं ऐड करेंगे जो जस्ट उसके बाद आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है 49। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि 2 गुणे 3 बराबर 49 है, 3 गुणे 4 बराबर 419, तो 9 गुणे 7 बराबर कितना होगा? चलिए, अब उम्मीद है कि आपको श्रृंखला समझ में आ गई। 2 गुणे 3 बराबर 49, 3 गुणे 4 बराबर 916 और 9 गुणे 7 बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, अभी हमें इसका उत्तर नहीं पता है, तो हम करेंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 49 किस तरीके से आ रहा है? तो 2 गुणे 3, तो 2 का वर्ग आप करिए, 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 आ गया, 3 का वर्ग 9 आ गया। चलिए 49 इस तरीके से हो गया। 3 गुणे 4 भी ऐसे ही है शायद, 916। चलिए 3 का वर्ग आप करिए, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग, बहुत बढ़िया, 4 का वर्ग 16, 916। यहाँ पर ये हुआ कि नहीं? अब 9 गुणे 7 हम करते हैं, 916, 9 गुणे 7 करेंगे कितना होगा? तो 9 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा? 81 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, तो 81 और 49 किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन बी। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो 8149 हो गया इसका सही जवाब। क्लियर है? अच्छा, आप लोग बताइए आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं? और समझ आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, एकदम से लाइक करते रहिए, बिल्कुल भी इंटरेस्ट आप लोग नहीं ले रहे हैं। अगला हमारा है, यदि 4 धन ऋण 3 25 हो रहा है, फिर 5 धन ऋण 2 29 है, फिर ये 6 और धन ऋण 4 कितना हो जाएगा? देखिए 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग कितना हुआ? 25। अब उसी तरीके से 29 कैसे है? 5 का वर्ग 25, ये कर लेते हैं धन, 2 दूनी 4, 29 आ गया। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है 6 और 4 का, तो 6 का वर्ग कर लेते हैं, 6 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 6 6 36 धन 4 4 16, कितना हो गया? 6 6 12, 3 1 4 1 5। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कितना सही होगा? ऑप्शन ए से हो जाता है 52। बात समझ में आई? अब अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि 133 बराबर 70 है, 426 बराबर 120, तो 565 बराबर कितना होगा? अब यहाँ पर कनेक्शन जोड़िए, क्या है? 133 बराबर 70 यानी कि 1 धन 3 धन 3 गुणे 10, 3 3 6 7, ये हो गया 70। ठीक है, तो 7 गुणे 10 बराबर 70 हो गया। अब ऐसे 426 बराबर 120 कैसे हुआ? 4 धन 2 धन 6 गुणे 10, 4 2 6 6 12 गुणे, अब बताओ 120 हुआ कि नहीं हो गया? हुआ। अब 565 हम निकालते हैं, तो 5 धन 6 धन 5, ठीक है, 6 5 11 5 16, 16 गुणे 10 हो गया, बराबर कितना हो गया? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बस एक बार दिमाग दौड़ाना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, सब कुछ बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब आगे हम चलेंगे इसमें दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। दूसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जीएस का, तो शुरू से लास्ट तक एकदम से बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, यानी कि किसके उत्पादन से ये संबंधित है? शहद के, रेशम के, सेब के या लाख के? ऑप्शन ए शहद के। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर पिसीकल्चर किसे कहते हैं? व्यापारिक जो मत्स्य पालन होता है। विटीकल्चर ये होता है अंगूर उत्पादन से संबंधित। सेरिकल्चर इसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर होता है जो आपकी फलों की कृषि की जाती है, फलों की खेती की जाती है, हॉर्टिकल्चर, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका साथ हाथी,
उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ऋग्वेद संहिता जो है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मूजवंत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? केरल में, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या गुजरात में? विकल्प के अकॉर्डिंग विकल्प हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। तो साक्षरता दर, अगर जनगणना 2011 की हम बात करते हैं तो केरल में साक्षरता थी 94% और पुरुष 96.1 और स्त्री 92.1। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तो पूरी है 67.7%। सभी परसेंट की बात करेंगे। पुरुष की है यहाँ पर 77.3 और स्त्री की है 59.1। और मिजोरम में अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम की है 91.3% और पुरुष की साक्षरता है 93.3% और स्त्रियों की 87.9%। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में पूरी साक्षरता है 78.0 और पुरुष की है 85.2 और स्त्री की है 70.7%। तो डाटा में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मास्की का लघु स्तंभ, रुमनदेही स्तंभ, केंद्र स्तंभ या भाब्रो स्तंभ? ऑप्शन डी सही हो जाता है, भाब्रो स्तंभ है। अशोक ने राजस्थान के भाब्रो बैराट अभिलेख में स्वयं को देवानाम प्रिय दसिनो लाजिनो मगधो कहा है, मतलब जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। ऑप्शन डी सही हो जाता है, भाब्रो स्तंभ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहां पर? दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? विकल्प आप सभी के सामने, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय या अंटार्कटिका में? ऑप्शन डी सही हो जाता है, दक्षिण गंगोत्री भारत का अंटार्कटिका में शोध स्टेशन है। ये दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे जो कि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। भारत में वर्तमान के मैत्री और भारती दो स्टेशन कार्यरत हैं। आप लोग के कमेंट चेक करने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही यहां पर देखना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। संपादक और पत्रिका की बात हो रही है यहाँ पर। वी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है, दादा भाई नौरोजी रक्त गुप्तार ये भी सही है। तो बी आर अम्बेडकर ऑप्शन ए सही हो जाता है। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए निकाला था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में पूछा जा रहा है। दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या प्याली बरुआ? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया। इन्होंने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ और मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन ए। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं और इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से अधिक है। और ये जो कोरल रीफ है यानी कि प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों की अस्थि पंजरों से हुआ है, लगातार इनके जमा होने से। इस विशाल प्रवाल भित्ति से पूर्वी तट के जो मतलब भाग है, भाग में जहाजों को सदा खतरा बना रहता है प्रवाल भित्तियों की वजह से।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड लिनलिथिगो या मॉन्टेग्यू? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। लॉर्ड लिनलिथिगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा, पॉलिटिकल ब्लैकमेल। इसके शासनकाल में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह निहारिका। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाते हैं, निहारिका। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के समस्त जो ऊर्जा है उसका स्रोत सूर्य है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और निहारिका जो है हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह है, और ये समूह का हिस्सा नहीं, यानी कि सौरमंडल का ये भाग नहीं है निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एन.जी. रंगा। ऑप्शन बी सही होता है, एन.जी. रंगा। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। चंपारण का जो 1917 के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी ने कहा, ठीक है, क्या कहा था? तो आपको हम बता दें, चंपारण के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। और चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी आदि थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, हेलोफाइट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहां पर? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक के द्वारा, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक एक उपधातु है, गंधहीन है और स्वादहीन होती है, जो जमीन के सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। भारत के अलग अलग राज्यों में देखिए, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम आदि में जल प्रदूषण आर्सेनिक की वजह से जाता है। और इन सभी राज्यों में सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हमारे सेंटेंस पे आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है। इन सभी में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित है पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बी, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, WWF से क्या आशय है? WWF, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिख देते हैं, वाइल्ड लाइफ फंड। विश्व वन्यजीव कोष, अब इसको वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको WWF यानी कि वर्ल्ड लाइफ फंड को अब वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के संरक्षण हेतु इस संस्था का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहां पर? मथुरा, नोएडा, कानपुर, कन्नौज। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक एक क्वेश्चन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषक कौन सा है? एस्बेस्टस, वाहित मल, प्लास्टिक, पारा। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, वाहित मल। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे कि जीवाणु के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरलतम रूप में
विघटित हो जाते हैं और प्रकृति को हानि भी नहीं पहुंचाते। तो कौन से प्रदूषक कहलाते हैं? जैव अपघटनीय प्रदूषक। जैसे घरेलू अपशिष्ट कचरा हो गया, मलमूत्र हो गया, वाहित मल हो गया। जबकि ये एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पारा ये प्रकृति में बने रहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कोचीन बंदरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण, कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा मालाबार तट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है, कौन सी है? विकल्प के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। पूरा मिलाकर के इस तरीके से वायुमंडल बनता है। इन सभी गैसों को मिलाकर के मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो कि पूरे वायुमंडल का 99% बनाती हैं। और जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन कौन सी है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इन सभी गैसों की बढ़ती हुई मात्रा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो उसमें से ये चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, वायुमंडल का लगभग 99% भाग किन गैसों से बना है? अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%, ऑक्सीजन 21%, तो 8 1 9 7 2 9, 99% हुआ कि नहीं? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तत्वों के अजैविक अवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के पुनः अजैविक रूप में परिवर्तन का एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरा चक्र चलता रहता है। जैविक से अजैविक, अजैविक से जैविक, ये पूरा ऐसे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? पर्व, त्योहार, मेला ये भी है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ये, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। कब? ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ दिसंबर, जो 25 दिसंबर माह के दौरान गर्मी का मौसम रहता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे गर्मी का समय होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जो डिस्पर्सल होता है फल द्वारा, इसमें क्या होता है, जैसे पौधे जो फल होते हैं पकने पर वो झड़ जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। बहुत से फल हल्के होने के कारण हवा द्वारा दूर दूर तक उड़ जाते हैं। कुछ फलों के ऊपर जो नुकीले हिस्से बने होते हैं जानवरों के बाल या चमड़े से चिपक करके इधर उधर बिखर जाते हैं। जल द्वारा भी प्रकीर्णित होते हैं, जैसे नारियल होता है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। प्लेग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेग क्या है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है, ये जीवाणुओं के द्वारा फैलती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, प्लेग जो है एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज। विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सांख्यिकी, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, जो डाटा होता है उसको एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो सांख्यिकी कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। अगला है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? शैक्षिक लब्धि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक लब्धि। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सिरिल बर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट है। इसके लिए उन्होंने, सिरिल बर्ट महोदय ने चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण बैटरी का प्रयोग किया और इसी के आधार पर 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा प्रस्तुत की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का विशेषताओं से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक है जो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, वेरी गुड। अभिक्षमता, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, ये सभी। अधिगम परीक्षण, ये अभिक्षमता परीक्षण की विशेषता में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एक तत्व, द्वैत तत्व, बहुत तत्व, ये सभी तो बुद्धि के सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन सिद्धांत ये बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। बुद्धि के बहुत तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गार्डनर ने किया था। प्रत्यागमन का सिद्धांत संबंधित किससे है? फिर आनुवांशिकता से संबंधित है ये। द्वैत तत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और बुद्धि के एक तत्व का समर्थन किसने किया? बिने ने, टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पीयूष, थायराइड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये भोजन को पचाने का काम करती है। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? द्वितीय अवस्था पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करिए। एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से। जितने भी स्टूडेंट हमारे अभी लाइव हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, जैसे भी, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 है। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, 36 से 49 के बीच। देखिए, बुद्धि लब्धि की जो सीमाएं हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 130 से अधिक है तो प्रतिभाशाली है, 121 से 130 के बीच है तो क्या प्रखर बुद्धि है, 111 से 120 के मध्य तीव्र बुद्धि है, 91 से 110 के मध्य सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि। ठीक है, 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि, और 71 से 80 के बीच अल्प बुद्धि, 71 से कम है तो जड़ बुद्धि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? प्रशिक्षण योग्य, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 36 से 49 के बीच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। रोरशाक इंक ब्लड टेस्ट, रोरशाक इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है व्यक्तित्व। रोरशाक इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। यह एक प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण किसने किया था? हर्मन रोरशाक ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, स्मरण करने की इच्छा है तो यहाँ पे विस्मृति का कारण ये नहीं है। अगर आप इच्छा रख रहे हैं तो ये विस्मृति नहीं हो सकती, याद होगा फिर।
एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या मनोलैंगिक विकास। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा और बाल्टर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1963 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है, कब बनता है? परिपक्वता के कारण, तो सीखना और अच्छा होता है। अभिप्रेरणा के कारण, और अच्छा सीखा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, थकान के कारण। सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती। अभी मैंने आपको बताया सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती रहती है। इसका मेन कारण क्या होता है? थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर इसमें कैसी हो जाती है स्थिति? पठार जैसी हो जाती है। ठीक है, रुकी रुकी सी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपी टेट का जो सीडीपी आता है, कहाँ से कैसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ कंफर्म नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, सीटेट का सीडीपी करना आसान होता है, यूपी टेट का नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या पूछ लेता है कुछ कंफर्म नहीं है। क्लाउडर पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, व्यक्तित्व के मापन में। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। यह कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपी है, प्रोजेक्टाइल, इस प्रकार का ये परीक्षण है, प्रक्षेपी। निम्न में से कौन सा शेष, निम्न में से एक कौन है जो तीनों से भिन्न है? टीएटी हो गया, 16PF हो गया, रेवन का परीक्षण हो गया, ड्राई मैन का परीक्षण हो गया। अब यहां पे देखिए ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है सी, रेवन का परीक्षण। टीएटी 16PF और ड्राई मैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवन का परीक्षण क्या है? ये अशाब्दिक परीक्षण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 7, यहां पे देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका पूछी जा रही, क्या है इसकी माध्यिका? माध्यिका है 8 है, 9 है, 10 है, 9.5 है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 वां पद, ध्यान दीजिएगा, n/2वां पद। n में 2 का भाग दीजिए। n कितनी है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2 कितना हुआ? अब 3वां पद कौन सा है? 1, 2, 3। ठीक है, ये देखिए 3 और 10, इसके बीच 9.5। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, 9.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको यहां पे बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। थॉर्नडाइक गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें कोहलर, कफका ये सभी प्रमुख हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है क्या? संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, संवेग। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताया और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को
देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? अर्थ प्रदान करना क्या होगा? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के मोहन की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आई क्यों पूछा जा रहा है? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु कितनी है? 8। और यहाँ पे देखिए वास्तविक आयु 5 वर्ष। 8 बटा 5 गुणे 10, 100। ठीक है, 5 दूना 10, 20 हो गया। अब 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? 180 बुद्धि लब्धि, 160 बुद्धि लब्धि। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, 160। अगले क्वेश्चन ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है ये, कृष्णमाचारी श्रीकांत को। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर निम्नलिखित में से किसका नामकरण किया गया? विकल्प आप सभी के सामने, विकल्प जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। कब रखा गया? उनके 95वें जन्मदिन के अवसर पर रखा गया। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमालय में लेह मनाली हाईवे के पास रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। इसका पहला नाम, प्रारंभिक नाम क्या था? रोहतांग टनल नाम था। अब कौन सा नाम हो गया इसका बदल करके? अटल टनल। यहाँ पे देखिए, पहले इसका नाम रोहतांग टनल था, अब इसका नाम क्या हो गया? अटल टनल। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 8.82 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो घोषणा की गई बनाने के लिए वर्ष 2002 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और बनाने में पूरी लागत कितनी खर्च हुई है? 4000 करोड़ रुपए। मई 2020 में ये बन करके तैयार हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जानते रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक, इससे पहले विदेश सचिव कौन थे? विजय केशव गोखले। इससे पहले कौन विदेश सचिव थे? यानी कि पूर्व विदेश सचिव विजय केशव गोखले थे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर एक ऑक्सीजन पार्लर खोला गया? अहमदाबाद, नासिक, चेन्नई, हैदराबाद। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, नासिक में। ऑक्सीजन पार्लर कहाँ पर खोला गया है? नासिक में, मिली नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के सहयोग से एरोगार्ड नामक फर्म के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? यात्रियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने को मिले। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, ऋषि कपूर, शाहरुख खान। विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पे, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के 2018 से सम्मानित किया गया। और इसे किसने दिया? रामनाथ कोविंद ने, हमारे जो कि राष्ट्रपति हैं। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन थी और किस सन में थी? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, चाहे जहाँ से भी खोज करके। आप लोग अगर मूवी वगैरह देखते होंगे तो वैसे सभी देखते हैं, तो देख लेते हैं आप लोग कितना अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं। तो जल्दी से उनकी पहली मूवी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक घुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में इसका गठन हुआ 1969 को। अच्छा, इन्होंने फाल्के साहब ने 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। भारतीय सिनेमा में जितने भी लोग हैं उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु फिल्मी हस्तियों को दिया जाता है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करता है, उत्कृष्ट योगदान देता है, उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पुरस्कार की राशि क्या है ये आप लोग जानते रहिए। 10 लाख रुपए नगद दिया जाता है और एक स्वर्ण कमल होता है और एक शॉल प्रदान की जाती है। 10 लाख रुपए नगद, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल। क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित किसने किया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित जो गुजरात है वो देश का 7वां राज्य है। अभी तक प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा दिल्ली, चौथा त्रिपुरा, पांचवा असम, छठा जम्मू कश्मीर और ये है 7वां, गुजरात 7वां है। आप लोग एक चीज़ और जानते रहिएगा, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट कलर्स का एक और नाम है। कौन सा नाम है? निशान। ये जानते रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अटलांटा अमेरिका में आयोजित 68वें मिस यूनिवर्स 2019 का ताज किसने जीता? देखिए किस नंबर का ये मिस यूनिवर्स का आयोजन था, ये 68वें नंबर का। तो इसका खिताब किसने जीता? विकल्प आप सभी के सामने, आपको ध्यान रखना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये जोजी विनी टूंजी। जोजी विनी टूंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। आयोजन कहाँ पे हुआ था? अटलांटा अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई? जोजी विनी टूंजी। और ये किस देश की हैं? दक्षिण अफ्रीका की हैं। और साथ साथ में उप विजेता कौन थी? मैडिसन एंडरसन। नाम देख लीजिए, मैडिसन एंडरसन ये दूसरे स्थान पर थी। और तीसरे स्थान पर सोफिया अरागोन। सोफिया अरागोन ये मैक्सिको की हैं, इनका तीसरा स्थान था। भारत की वर्तिका सिंह थी इसमें और ये टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई थी। टॉप 10 में भी इन्होंने जगह नहीं बनाया। और इससे पहले भारत की कुछ उपलब्धि है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने में। तो यहाँ पे आप ये जानते रहिए, सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी, जो कि भारत है। और भारत की एक मिस यूनिवर्स और हैं, लारा दत्ता, जो कि 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, बहरीन। एशियाई पैरालंपिक समिति APC, एशियाई पैरालंपिक कमेटी ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में, कब? दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है, ठीक है। और इस खेल में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीट भाग लेंगे, ठीक है। इसमें एथलेटिक्स होगा, बैडमिंटन होगा, गोल बॉल, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ये सारे गेम होंगे। और इसका आयोजन, यानी कि इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, नेशनल पैरालंपिक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। किसके? बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। अब यहाँ पर बात आ जाती है बहरीन की, तो बहरीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अच्छा, बहरीन पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए, मेमोरी में फीड होना चाहिए, शेख मोहम्मद बिन
दुएज अल खलीफा। लिख देते हैं शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। बहरीन के राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। हमद बिन ईसा अल खलीफा। बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी है मनामा। क्या है? मनामा। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीन दीनार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है आपका बी, रांची में। झारखंड की राजधानी है रांची, तो रांची में दिव्यांगजनों PWD के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, दोनों मैंने बताया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इनके द्वारा इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड में विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात आ जाती है यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 75वें। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को कहाँ पर भेज रहा है? रूस के मॉस्को में भेज रहा है। और आपको यहाँ पर बता दें, जो तीनों सेनाओं के दल हैं कितने की संख्या में जाएंगे? तो भारत तीनों सेनाओं से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य दल को परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। ठीक है, मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में अन्य देशों के सैन्य दलों के भी भाग लेने की उम्मीद है, और भी देश के सैन्य दल भाग लेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें, रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और यहाँ पर बात आ जाती है रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। तो इस मोबाइल लैब का मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की जो कमी है उसको दूर करना, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरफ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कुछ डिफरेंट होगा, और डिफरेंट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन पहला, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि इसमें किसका उत्पादन किया जाता है? चलिए आपको विकल्प दे देते हैं। यहाँ पर मसाला उत्पादन, बी है फल उत्पादन, सी है बायोडीजल उत्पादन, डी है तिलहन उत्पादन। तो ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और ये जितनी मैंने यहाँ पर आज क्वेश्चन करवाए, क्लास से डिफरेंट एक क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, इतना ज़्यादा कि जैसे लोग कहते हैं कि नहीं कि आप मैम इनएक्टिव हैं तो चैनल उतना ग्रो नहीं कर रहा है, तो कम से कम थोड़ी सी लाज शर्म मेरी भी मतलब बचा लीजिए, आप लोगों के हाथ में है। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।